अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अथर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। आज एक वकला कन्वेंशन हुआ, बहुत बड़ा वकला कन्वेंशन, जिसमें बड़ी तादाद में वकला ने शिरकत की। बड़ी इंपॉर्टेंट वहां पे तकारीर हुई, क्या चीज़ें वहां पे ज़ेर बहस आई उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की इकॉनमी, वो किस तरफ जा रही है, उस पर भी गुफ्तगू होगी और उसके अलावा कुछ मजीद चीज़ें हैं। कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से उनके ऊपर भी रोशनी डलवाएं। लेकिन पहला जो मसला हमारा, जिस तरह पहले भी अर्ज़ की कि इकॉनमी है, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात डॉक्टर खाजीब साहब ने। उसके साथ साथ अजमल बलोच साहब जो सदर ऑल पाकिस्तान अंजमन ताजरान हैं। बलोच साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ तज्जिया कार बैरिस्टर एहतशाम भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा। सुबह से अच्छी खबरें आ रही हैं कि डॉलर का रेट जो है वो नीचे आ गया, डॉलर की कदर में कमी आ गई ओपन मार्केट में। तो क्या अब हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो मौशी इशारे हैं वो बेहतरी की जानिब गामजन है? अतर, गुड टू बी ऑन योर प्रोग्राम, गुड टू सी यू डूइंग अ प्रोग्राम। पहली बात यह है कि हम इस वक्त ये समझ सकते हैं कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन रिक्वायर्ड था, बिकॉज 3 मार्केट्स पाकिस्तान में चल पड़ी थी: इंटरबैंक ऑफिशियल मार्केट, एक्सचेंज रेट मार्केट और एक ग्रे मार्केट। और उस ग्रे मार्केट में रुपए की कीमत को बढ़ाया जा रहा था, और बहुत वहां पे, जिसको आप सट्टेबाजी कहते हैं आसान जुबान में, और मैं कहता हूं कि होर्डिंग हो रही थी, और जिसे होर्डिंग से करके फिर स्मगलिंग हो रही थी, और रुपया एक वीक करेंसी बना हुआ था और डॉलर स्टोर ऑफ वैल्यू बना हुआ था। वो एक गलत मार्केट थी, जो कोई इनफॉर्मल मार्केट भी नहीं थी, तो उसको रोका गया है। और डॉलर को जो स्टोर ऑफ वैल्यू बना हुआ था उसको तोड़ने की कोशिश की गई है एडमिनिस्ट्रेटिवली। साथ ही एक स्ट्रक्चरल एक्शन जो आपने देखा है वो यूं है कि जो इतनी एक्सचेंज कंपनीज हैं जो बी कैटेगरी की हैं, वो कैटेगरी को रिमूव किया जा रहा है, इनको कंसोलिडेट किया जा रहा है, और बैंकों को ये काम फॉर्मलाइज किया जा रहा है। ये सारे एक्शंस ने एक सेंटिमेंट की तब्दीली की। प्लस of course, if the army chief meets a couple of people in Karachi and Lahore, और उसके follow up meetings, और मैंने भी वो देखी हैं मीटिंग्स जो SIFC और इसके बारे में हुई, ये एक CBMs हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। आप इसको ये कह सकते हैं कि आपको एक एस्टैब्लिशमेंट का स्टेप दिखाई दे रहा है कि दे आर प्रेजेंट टू पुट बैकस्टॉप के जहां पे जो इस वक्त गिरावट थी उसको रोका जाए। ये एक ओवरऑल तनाजुल है, पर एक विद अ कैवियट, अभी हमें बहुत सी चीजें जो हैं इन द शॉर्ट रन भी और करनी है इस स्टेबिलिटी को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है। बलोच साहब, आपकी जो तंजीम है या जो ताजर बरादरी है, उससे एक बड़ा गिला शिकवा करती है हर हुकूमत। अब अगेन बिजली का मसला, उसको डॉलर से भी जोड़ा जाता है, इसलिए बहुत सारी पेमेंट्स आपको डॉलर में करनी पड़ती हैं। फिर आप लोग बिजली बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। अब अगेन ये चीज़ सामने आ रही है कि थोड़ा सा ताउन आप लोगों को भी करना पड़ेगा और मार्केट्स वगैरह जल्दी बंद कर दें, तो उससे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो डॉलर की बात हो रही है। डॉलर डार साहब से नहीं नीचे आया, डंडे से नीचे आ गया है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सिपा सलार साहब का कि उन्होंने देर आए दुरुस्त है। मैं बड़े दिनों से लगा हुआ हूँ कि जिस तरह वो मदद करते हैं सैलाब ज़दगान के लिए, ज़लज़ला ज़दगान के लिए, बिजली चोरों को पकड़ दें, स्मगलिंग रुक जाए। मैं बड़े दिनों से हर चैनल पे ये बात कर रहा हूँ। तो उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने ये स्टेप ले लिया है, और ये ही स्टेप बहुत पहले किसी को ले लेना चाहिए था। ये मुल्क संवर सकता था, यकीन करें। उस वक़्त कुछ नहीं बिगड़ा था। अब तो हम बड़ी मुश्किल में जा चुके हैं, यकीन करें। जब से एक बात मानी गई ना, आपको याद होगा 2014 से 18 के दरमियान जो हुकूमत थी एंड साल में, कि 40 लाख से ऊपर जो ज़मीन ख़रीदेगा उसको बताना पड़ेगा ये पैसे कहाँ से लाया। उस दिन से ये बुरान डॉलर का शुरू हो गया कि लोगों ने डॉलर और सोना ख़रीदना शुरू कर दिया, ज़मीन से पीछे हट गया ना। बताना, बाहर मुल्क से भी जो लोग ज़मीन खरीद रहे थे, प्लॉट खरीद रहे थे, वो भी पीछे हट गए। जब जाहिर है जब ऐसी चीज़, उस दिन से बुरान हुआ और लोग डॉलर को खरीद के स्मगल भी कर रहे थे, छुपा भी रहे थे, और सोना भी इसी वजह से ऊपर चला गया। ठीक है, लेकिन पर आप लोगों से जो शिकायत है जो दूसरी बात है, बात यह है कि समझ से बालत आ रहा है कि हमारे पास पैसे तो है नहीं है मुल्क के पास, बिजली बनानी भी है आपने। और भाई, जब सबसे महंगी बिजली हम खरीदते हैं, पीक आवर्स में और मजीद महंगी खरीदते हैं, 100 रुपये से भी यूनिट ऊपर चला जाता है, हम खरीदार हैं उसके। ओ भाई, इस सेक्टर को क्यों बंद करते हैं आप? मुफ्त जहाँ चल रही है, जहाँ चोरी हो रही है, उन चीज़ों को पकड़ें और हमें बिजली दें। सरकार के एसी बंद करें, हमें बिजली दें, इसलिए कि हम मुल्क को पैसे देते हैं
और सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं। और अगर हम दुकानें बंद कर देंगे 6 से 10 बजे तक पीक आवर्स में, तो फिर ये पैसे कहाँ से आएंगे? जिन कंपनियों के साथ आपने मुआहदा किया है, ये IPPs के साथ, आपका उनका सिंपल सी चीज हुकूमत को समझ नहीं आती है। प्लांट चले न चले, मुआहदे इस तरह के हुए हैं कि प्लांट चले न चले आपने उनको पैसे देने हैं। तो यार हुकूमत को समझ आनी चाहिए। असल में होता यह है कि हुकूमती कुछ लोग ना डंग टपाऊ करते हैं, जान छुड़ाऊ करते हैं कि यार कुछ इस तरह करके शो करेंगे हम, इस मार्केटें बंद होंगी तो हम समझेंगे तवानाई पे हम काबू पा रहे हैं, लेकिन इस तरह से तवानाई पे काबू नहीं पाया जा, उल्टा नुकसान कर रहे हैं आप। ठीक है बैरिस्टर साहब, हमने गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सुनी कि पिछली हुकूमत ने 16 माह के दौरान तकरीबन 1000 करोड़ यानी 10 अरब रुपया मीडिया पे खर्च किया, इश्तिहारात चलवाए। और आज एक और खबर आ रही थी कि IMF से कोई मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं और शायद पाकिस्तान की आवाम को 15 अरब का रिलीफ मिल जाए। तो एक तरफ की एक वजारत 16 माह के दौरान 10 अरब रुपया खर्च कर देती है, उसके लिए किसी से कोई इजाजत नहीं लेना पड़ती, और दूसरी तरफ 15 अरब की रिलीफ देने के लिए भी आपको IMF से मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर क्या आप समझते हैं कि ये जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ये जेन्युइन स्टेप्स हैं और इनके नतीजे में आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? बहुत शुक्रिया अतर भाई, पहले तो आपको मुबारक, आपका शो, मैं पहली दफ़ा आपके शो में आया हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। दूसरा, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, IMF का जो आप बात कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ देने के हवाले से उन्होंने कहा है, तो वो अभी एक बिल्कुल ताज़ा खबर मेरे सामने आई है कि IMF ने 400 यूनिट कंज्यूम करने वाले सार्फिन के लिए रिलीफ देने की जो तजवीज़ थी उसको मुस्तरद कर दिया है। बहरहाल 200 यूनिट तक जो लोग इस्तेमाल करेंगे उनके हवाले से इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि वो किस्तों में बिल पे कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ गैस जो है उसमें 45 से 50% इजाफे का कीमत में मुतालबा कर दिया है। और दूसरी खबर बिजली के हवाले से यह है कि पन बिजली का जो टैरिफ है उसमें भी 29% इजाफे की मंजूरी नेपरा ने दे दी है। तो पाकिस्तान का जो एक आम आदमी है उसकी ज़िंदगी तो पहले भी मुश्किल थी, अब तो बहुत ही मुश्किल हो गई है। और आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। और ये जो 16 महीने की हुकूमत थी PDM की, जिसमें तकरीबन 13 जमातें मिलकर हुकूमत करी थी, इसका मकसद कहाँ था आवाम को रिलीफ देना? इसका तो एक मकसद था, बल्कि 2 मकसद थे। एक मकसद ये था कि जो इनके सियासी हरीफ हैं उनको दीवार के साथ लगाया जाए, और दूसरा मकसद ये था कि अपने केसेस ख़त्म कराए जाएं और इक़्तिदार के मज़े लिए जाएं। तो ये 2 मकासद जो हैं वो उन्होंने पूरे किए हैं। उसके बाद वो अपने घरों को चले गए। आप देखें, जब से वज़ीर आज़म की कुर्सी से अलहदा हुए मियाँ शहबाज साहब, वो भी पाकिस्तान में नहीं है। नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, शहबाज साहब बाहर हैं, जरदारी साहब बाहर हैं, बिलावल साहब बाहर हैं, मेरा ख्याल है मरियम साहिबा भी शायद बाहर ही हैं, आप मुझे कंफर्म कर दें इफ़ आई एम रॉन्ग। तो ये लोग तो मतलब कि जो इनका वे ऑफ गवर्नेंस है उससे क्या सिंसियरिटी आपको नजर आती है? जब हुकूमत करने होती है तो ये पाकिस्तान में होते हैं, हुकूमत नहीं करनी होती है तो इनके घर भी बाहर हैं, इनकी फैमिलीज भी बाहर हैं, इनके मेरे ख्याल में बैंक अकाउंट्स वगैरह भी बाहर हैं, कारोबार वगैरह हसन नवाज हुसैन नवाज साहब के बाहर हैं। अब बात है कि अभी जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो ये जो मौजूदा हुकूमत है अतर भाई, आप भी समझते हैं कि इनका आईनी कानूनी तौर पे इख्तियार बड़ा लिमिटेड है। ये तो आईनी तौर पे 3 महीने से ऊपर जा नहीं सकते। वक्त से पहले असेंबली तहलील होने की वजह से चलो 60 दिन की बजाय 90 दिन इनके पास है, लेकिन उससे ऊपर तो ये जा ही नहीं सकते। हाँ जी, कुछ वो जो अमेंडमेंट्स की हैं इख्तियारात में कुछ तोसी की गई है ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये खाकान नजीब साहब समझते भी हैं और मेरे शो में आके बहुत बार उस बात का जिक्र भी कर चुके हैं। जैसे IMF से डील करने हैं कि किसी और इंटरनेशनल लेवल में मुआहदे में एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कोई निगोसिएशन है, उसमें तो वो कर सकते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे जो एक गरीब आदमी की जिंदगी है उसके हवाले से इनका डोमेन बड़ा लिमिटेड सा है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि जहां पे अवाम की जिंदगी मजीद मुश्किल करने की बात है वहां पर फैसले हो रहे हैं। अच्छा, आप ये देखें, आप अभी बात करें कि पिछली हुकूमत ने 10 अरब रुपए मीडिया को दिए हैं। ये जो पंजाब की निगरान हुकूमत और निगरान वजीर आला हैं, क्या इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को अरबों रुपए की गाड़ियां नहीं दी हैं? अभी सही कह, इनके पास कौन सा इख्तियार है? ये यहाँ पे जो ऐलान करते हैं कि फलाना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो हमने
शुरू कर दिया या मुकम्मल कर लिया, या दीगर तनख्वाहों या पेंशन्स में इजाफे की जो बात की है ये निगरान हुकूमत ने पंजाब की, इनका कहां पे, आप मुझे बताएं ना कि आईनी तौर पे ये इख्तियार है। तो जहां पे जिंदगी मुश्किल करने की बात है वहां पे कुछ फैसले हो रहे हैं, और जहां पे अपनी हुकूमत को मजबूत करने की बात है, ब्यूरोक्रेसी को खुश करने की बात है, ठीक है, वहां पे भी वो उस हिसाब से फैसले करे। लेकिन अवाम को मेरा नहीं ख्याल के ये हुकूमत जो है कोई खास रिलीफ दे सकती है। हाँ, ये जरूर एक वेव चली है डॉलर के हवाले से, जिसमें एक मीटिंग हुई है, लेकिन ये कितने दूररस होगा ये देखना है। जी जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पे अवाम को रिलीफ देनी हो उसको आपने मशरूत कर दिया IMF के साथ, लेकिन जहां पे अशराफिया को रिलीफ देनी है वो मामलात उसी तरह चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज भी निगरान वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई ताजरों के साथ, और उसमें अगेन ये कहा गया कि स्मगलिंग के खिलाफ हमने कोई टास्क फोर्स वगैरह भी बना दी है, गैस की चोरी को भी हम रोकेंगे। तो सारे अभी तक जो इकदाम हमें नजर आ रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव इकदाम हैं, क्या कोई बैक पे पीछे कोई ऐसे बैकग्राउंड में कोई ऐसे इकदाम हो रहे हैं जहां से हमें ये कोई उम्मीद हो कि इकोनॉमी बेहतर होगी, कोई FDI इंक्रीज होगा, कोई इस किस्म के इशारे मिल रहे हैं मार्केट से? अतः देखिए, एक तो बड़ा क्लियर रहना चाहिए कि ये जो चेंजेस हैं कि हम कुछ लोगों को शिफ्ट कर दें इधर उधर डिस्कोर्स में, ये इन दी इमीडिएट तो यस करने चाहिए ताकि कुछ थोड़ी सी आपको तकवीत मिले, शायद लोग थोड़ा सा अपनी रिकवरी को बेहतर कर सकें। बट इन दी एंड तो हमें ये सोचना है कि एक एनर्जी सेक्टर है वो पेरेनियली एक लिक्विडिटी क्रंच में है और एक डिफिकल्टी में है, उसको इन सब चीज़ों से निकालना है और वो स्टेट में रहते हुए निकल नहीं सकता। अतः मैं हमेशा एक बात जब मैं एड्रेस करता हूँ वेबिनार्स तो किया करता हूँ कि यार, लुक एट योर टेलीकॉम सेक्टर, लुक एट योर बैंकिंग सेक्टर एंड लुक एट योर एनर्जी सेक्टर। प्लीज रियलाइज कि ये दो सेक्टर आपने अपनी तहवील से निकाले तो वो कहाँ खड़े हैं, और लुक एट दी थर्ड सेक्टर जिसको आप अपनी तहवील से निकालने को तैयार नहीं है तो वो कहाँ खड़ा हुआ है। तो ये तो सबसे बड़ा इसका माइंडसेट चेंज होना है। हमें डिस्कोस को बेचना है, हमें जेनकोस को बेचना है, हमें ये जो सेम टैरिफ है इससे निकलना है, हमें सब्सिडी रिफॉर्म करना है। अब ये तो कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, इसी तरह हमें गैस में भी ये करना है। अगर मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन विल एंजॉय व्हेन आई से दिस। 100 अरब का सर्कुलर जनरल मुशर्रफ छोड़ के गए, PPP 500 अरब, PMLN 1100 अरब, PTI 2300 अरब, आज 2500 अरब। आपका ख्याल है कि इनमें से कोई भी ये चाहता था कि ये बढ़ता ही रहे, और कोई भी ये नहीं चाहता था कि इसको कम किया जाए? ऐसा नहीं था। बट कोई भी जो टफ कॉल्स है ना अतर, वो कर नहीं पा रहा, और टफ कॉल्स कीमत की तब्दीली नहीं है। वो टफ कॉल वो है कि मैं इसको डिस्को को इस्लामाबाद बैठ के हैदराबाद का डिस्को नहीं चला सकता। दैट इज द रियलाइजेशन दैट हैज टू सिंक इन। और एक आखिरी बात करते चलूं कि इसका एम्बियंस चेंज करना है, इकोसिस्टम चेंज करना है। आपने FDI की बात की, FDI पे SIFC के थ्रू कुछ काम शुरू हुआ है, लेट्स कि हम उसको मटेरियलाइज कर सकें। अच्छा, उसमें डॉक्टर साहब अगर आप एक ज़ैली क्वेश्चन ले लें कि ये जो FDI का मामला है, पाकिस्तान इस वक्त एक तरह से लगता है इस तरह की कैश की कमी है, डॉलर्स की कमी है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है अगर ये इंडस्ट्री की सूरत में आएगी और कैश नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे मशीनरी आएगी, तो क्या वो हमारा जो मामला है रिजर्व्स वाला और डॉलर के रेट वाला वो हल हो सकेगा? अतः दैट्स अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। पाकिस्तान का एक डॉलर लिक्विडिटी का क्रंच है जो इस वक्त चैलेंज बन गया है। आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को मिलाकर आप एक्सपोर्ट और रेमिटेंस को मिलाकर इंपोर्ट को नहीं मीट कर पाते, तो आपको कुछ रकम चाहिए होती है उसको मीट करने के लिए, फिर साथ डेट सर्विसिंग चल रही है। जब मैं सबको मिलाऊं, मुझे 28 अरब डॉलर चाहिए इस साल में। अब ये रकूम कहाँ से आएंगी? IMF वर्ल्ड बैंक के सारे कर्जों से आएंगी, रेमिटेंसेस से आएंगी, एक्सपोर्ट से आएंगी। बट FDI इज समथिंग दैट यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट। डायरेक्ट FDI, आपने बहुत अच्छी बात की, जब रिफाइनरी लगेगी, लेट्स से कि हम 15 अरब डॉलर की रिफाइनरी लगाते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि सारा 15 अरब जो है स्टेट बैंक के रिजर्व्स को शोर अप कर रहा हो, बट कुछ मशीनरी के सूरत में आ रहा होगा, कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आ रहा होगा। बट लेट्स से कि मैं 2 RLNG पावर प्लांट्स बेचता हूं। जब आप 2 RLNG पावर प्लांट्स बेचेंगे तो आपको कैश आएगा। जब आप कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए, एंड आई कैन गिव यू दिस एग्जैक्ट फिगर, एंड जो इस वक्त SIFC के अंदर तय किया एस्टैब्लिशमेंट में, वो 9 मिलियन हेक्टेयर्स का है पाकिस्तान की एग्रीकल्चर लैंड का, जो इस वक्त कल्टिवेट नहीं हो रही है।
24 मिलियन हमारा पूरा कल्टिवेबल एरिया है इस वक्त। हम ये सोच रहे हैं कि 9 मिलियन नई आने वाले सालों में ऐड की जाए, सो दैट अगेन विल कम इन कैश। और आखिरी चीज जो कैश में आ सकती है अतर, वो है कि जब मादनियात के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मनीज कम इन कैश। सो आई थिंक दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग। ठीक है अजमल बलोच साहब, ताजरों से अक्सर ये गिला शिकवा किया जाता है कि जो स्मगलिंग की गुड्स हैं वो भी दुकानों पे बिक रही हैं, फिर टैक्स के अंदर भी उस तरह शो नहीं किया जाता, फिर ये बिजली के मसाइल भी हैं। तो तासुर ये दिया जाता है कि एक तरफ IMF है जो पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात की जो है उसका बायस है, दूसरी तरफ ताजिर भी इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो आप लोग कौन सी टीम में, पाकिस्तान की टीम में हैं या पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं? तासुर ये मिलता है। देखिए बात ये है कि एक अरसा हो गया, 16-17 माह हो गए हैं, इम्पोर्ट बंद है हमारी जी, इम्पोर्ट हो नहीं रही है। ये जो स्मगलिंग हो रही है कौन करा रहा है? पिछले वज़ीर आज़म साहब ईरान के बॉर्डर पे क्या करने गए थे? बॉर्डर के ज़रिए से अंदर गए थे यार, वहाँ से क्यों आज कहा जा रहा है वहाँ से स्मगलिंग हो रही है, वहाँ से तेल आ रहा है, वहाँ से फलानी। ओ भाई ज़िम्मेदार कौन है? ताजिर ज़िम्मेदार नहीं है। इस बेचारे ने जो चीज़ आएगी बेचनी है। बात यह है कि आप ये चीज़ें ठीक करें। एक्सपोर्ट आपकी है कोई नहीं है, इम्पोर्ट आपकी बंद है, आपने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, इसके पल्ले कुछ रहा नहीं है। ये जो फजूल, ये जो फजूल करते हैं, सुन तो लें सर, मैं उस तरफ भी आता हूँ, जरा उस पर भी आता हूँ। आप फजूल के जो अखराजात हैं ना आपके, ये मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त घर, मुफ्त गाड़ियाँ, मुफ्त जहाज़ के टिकट, ये ख़त्म करें तो कुछ ठीक हो सकता है। उस ताजर पे आप कहते हैं जिसके जो 6 लाख की आमदन वाला है उस पर कानून कहता है टैक्स नहीं है, लेकिन वो अभी भी 1 लाख रुपए साल का टैक्स दे रहा है। मैं साबित कर सकता हूँ। वो ताजर भी 1 करोड़ से ज़्यादा ताजर है। ये FBR का कहना, उनको टैक्स नेट में ये जानबूझ के नहीं लाते हैं कि अगर नेट में ले आए तो उनको रिफंड देना पड़ेगा, उन पे तो टैक्स बनता नहीं है। उनका टैक्स बिजली के बिलों में, कभी बिजली के बिल भी इनकम टैक्स हुआ है यार? इनका खुदा के लिए कोई ऐसा काम करें। दूसरी बात ये है, ये जब ये डॉलर ऊपर गया ना, हमारी ख़रीदारी की जो कुव्वत है वो सकत है, वो ख़त्म हो गई है। हम 10 लाख में जो चीज़ लाते थे वो 50 लाख में लानी पड़ रही है। तो इसके पास पैसे नहीं है। अब जैसे ये रेट बढ़ रहे हैं बिजली के भी, फिर गैस के, तो जब बिजली के बिल हम जमा, हम तो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे ना, बाकी जो मर्जी करते रहें। जब तक आप IMF से ये ना करें, ये चीज़ें ना करें, पब्लिक जो है बिल्कुल, पब्लिक में सकत नहीं रही है ख़रीदारी की, सिवाय खाने पीने की अशिया के और दवाइयों के कुछ खरीद नहीं हो रहा है। अगर ये कुछ खरीद नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री बंद पड़ी है आपकी, आप करेंगे क्या कुछ दिनों बाद? और तो क्या अगर फाइनली ये बता सकें कि हुकूमत कहे कि जी हर हालत में आपने 7 बजे मार्केट बंद करनी, तो ताजर फिर क्या करेंगे? आपका क्या लाया? देखिए हमने आज तक बंद नहीं किया है, हर हुकूमत ने कहा है। ये हुकूमत का फैसला, मैं ये कहता हूँ ईमानदारी से, ये हमें कायल कर लें किसी जगह बैठ के, या कायल हो जाए भाई हम सबसे ज्यादा महंगी बिजली। आप सड़कों पर सूरज अभी खड़ा होता है, लाइटें सारी मुल्क में जल जाती हैं, 500-500 का 1 वाट का बल्ब है। ये मेट्रो की सारी बिजली सारी रात जल रही होती है, पार्कों में जल रही होती है, आपके दफ्तरों में सारी रात जल रही होती है। इसको बंद करें और उसको दें जो पैसे देता है और सबसे ज्यादा देता है। ठीक है, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात मुल्क की सियासत की, और इस वक्त मुल्क के अंदर आइन और कानून के हवाले से जो मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं उनके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। आज वकला कन्वेंशन के अंदर पाकिस्तान में जारी मुबैना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, और दूसरी तरफ हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरयार आफरीदी के खिलाफ MPO का जो केस था, जो MPO का इजरा किया गया था, उस केस के अंदर बाबर सत्तार साहब ने कुछ सीनियर अफसरान के ऊपर फर्दे जुर्म आयद कर दी। इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे, और इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर एहतशाम, तो पहले ही हमारे साथ हैं, अब सीनियर तजियाकार हैदर वहीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हैदर साहब वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। आपसे ही मैं शुरू करना चाहूँगा हैदर साहब कि आज ये जो मुकदमा है और इसमें बाबर सत्तार साहब ने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी दिए। एक तो DC साहब ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी, पर जज साहब ने कहा नहीं जनाब आज फर्दे जुर्म ही आयद होगी, और इस केस में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने DC साहब को बताया कि आपको 6 महीने की सज़ा हो सकती है, आप भी कुछ अरसा जेल में रह लें ताकि आपको पता चले कि जिन लोगों को आप जेल में भेजते हैं वो किस तरह अपनी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारते हैं। तो मेरे ख्याल में एक तरह से तो बाबर सत्तार साहब ने पाकिस्तान के मसाइल का हल बता दिया है कि वो फैसला साज जो फैसले करते हैं, अगर कभी कभी उनके ऊपर भी उनका इतलाक हो जाए तो शायद वो थोड़ा सा एहतियात से काम लें, और इस तरह से भी एहतियात करें कि जब अदालत का हुक्म हो तो वो ये ना समझें कि उसकी जो है वो खिलाफ वर्जी के कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना होंगे। तो जाहिर है कि एज ए डिटरेंट एंड पनिशमेंट इज ए डिटरेंट,
तो ये ज़रूरी होता है कि अदालत के अगर अहकामात नहीं माने जाएं, खासकर वर्दी वालों की तरफ से नहीं माने जाएं, खासकर कि जो एक कानूनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो पब्लिक ट्रस्ट में इस पावर को अवाम के जरिए से उन्हें पावर मिली होती है, और जाहिर है कि इसकी शर्त ये होती है कि वो कानून के दायरे में जो इख्तियार है वो उस इख्तियार को ही इस्तेमाल किया जाए, और जिस वजह से और जिस ऑब्जेक्टिव की वजह से वो इख्तियार दिया गया है वो उसके लिए ही इस्तेमाल किया जाए। कलरेबल एक्सरसाइज ना हो, किसी अल्टीरियर मोटिव जो है उससे ना जुड़े उनकी एक्सरसाइज ऑफ पावर। तो लिहाजा ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और अगर इन पे नहीं कोई एडहियर करेगा तो फिर जाहिर है कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है अवाम का हुक्मरानों के साथ और सिविल सर्वेंट्स के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और पुलिस के साथ एंड सो ऑन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कानून के दायरे के अंदर इनको रखा भी जाए, और फिर अगर अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाए। बाबर सत्तार साहब बहुत ही एक जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और अपराइट और लॉ नोइंग और एक स्ट्रिक्ट जज की शोहरत रखते हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब नहीं है कि इस तरह का हुक्म अगर आया है तो उनकी तरफ से आया। ठीक है, हमें मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने भी ज्वाइन किया। मुजम्मल साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन, वेलकम। मैं आता हूं आपकी तरफ। पहले बैरिस्टर एहतशाम साहब, आपसे ये मैं पूछना चाह रहा हूं कि हाल ही अरसे में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे अदालती फैसले हैं जिनके ऊपर मनोअन अमल दरामद नहीं किया गया, और आज जो वकला कन्वेंशन के अंदर बातें हुई, बड़ी सीरियस किस्म की बातें हुई। कहा गया कि हम 1971 वाले हालात की तरफ जा रहे हैं। आइन एक तरह से आपको मुल्क में कहीं नजर नहीं आ रहा, लोगों के बुनियादी हकूक अदलिया उनका तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो रही है। क्या आपको भी ऐसे ही हालात लगते हैं कि या फिर हालात उतने बुरे हैं नहीं हैं जितने हम यहाँ पे मीडिया पे डिस्कस करते हैं? आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से, मीडिया पे तो हम उस सतह पे डिस्कस ही नहीं कर सकते जितने जिस तरह के हालात हैं। आपको भी इस बात का इदराक है, मुझे भी इस बात का इदराक है। हालात तो अजीब व गरीब हैं, ख़ास तौर पे ये पीडीएम की हुकूमत के 16 महीने और उसमें जिस तरह से हुआ है, जो कुछ हुआ, और अभी भी उसकी कंटिन्यूएशन आपको नज़र आ रही है। लेकिन ये जो दो डेवलपमेंट्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जस्टिस बाबर सत्तार का वो फैसला जिसमें डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी, डीपीओ, एसएचओ चारों ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, लेकिन वो अदालत ने मुस्तरद करते हुए यही रिमार्क्स दिए हैं कि जी आप भी ज़रा जेल जाके देखें कि जिन लोगों को आप लोग भेजते हैं वो कैसे रहते हैं। और दूसरे जो वकला कन्वेंशन आज हुआ है, गो कि मुझे अभी तक मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि ये उसी तरह की तहरीक का आगाज़ है जिस तरह से 2007 में तहरीक का आगाज़ हुआ था वकला की जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में, क्योंकि अभी वकला में भी बहुत डिवीज़न है। जो डिवीज़न हमने अतर काज़मी साहब सुप्रीम कोर्ट में देखी है या सियासी तौर पर इस मुल्क में देखी है, उसी तरह की डिवीज़न इस वक्त कम अज़ कम वकला में भी है। और दो ग्रुप्स हैं, और जो एक बड़ा पावरफुल ग्रुप है बार की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान बार काउंसिल में इसको हावी है, वो आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून साहब हैं। और आपको पता है तारड़ साहब वफाकी वज़ीर कानून थे पिछली हुकूमत में। लेकिन मुझे लगता यह है कि वकला क्योंकि एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है और बाशऊर कम्युनिटी है और रूल ऑफ लॉ और आइन और इन सारी चीज़ों को समझती है, तो जहाँ तक बार की पॉलिटिक्स का ताल्लुक है एक हद तक तो वो अपनी लीडरशिप की बात ज़रूर मानते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे 2007 के मुझे कुछ इंसिडेंट्स याद आ रहे हैं, बाबर वहीद साहब को भी याद होंगे, सॉरी हैदर वहीद साहब को, कि जिसमें कुछ वकला लीडर्स जो हैं जिन्होंने शुरू में लीड करना शुरू किया था मूवमेंट को, वो बाद में मूवमेंट से साइड पर हो गए थे और उन्होंने उसको मूवमेंट को मतलब कि एक टर्न देने की कोशिश की थी। लेकिन जब उन्होंने वो टर्न या यू टर्न लेने की कोशिश की थी तो वकला कम्युनिटी ने उन लीडर्स को साइड पे कर दिया था और उन्होंने कहा था अब आपके कहने पे हम नहीं इसको यू टर्न ले सकते, हम तो अब जा रहे हैं फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी। तो अगर इस तरह का कोई सेंटिमेंट आता है तो वो सर्टनली बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन अभी तक तो मेरे शो में उस दिन हारून रशीद साहब थे पाकिस्तान बार काउंसिल के, तो उन्होंने भी, पाकिस्तान बार काउंसिल ने ऐलान किया है कि 9 सितंबर को मुल्क गीर वकला इवेंट होगा, कन्वेंशन होगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया है और भी बाकी बार एसोसिएशंस भी थी वहां पे। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा वैसे 16 महीने में जितनी जो कुछ हुआ है रूल ऑफ लॉ के हवाले से
मैंने कहा आप तो बड़े किसी ज़रूरी काम से सो रहे थे, तो ये ऑल ऑफ अ सडन आपको क्या हुआ, आप कह रहे हैं 9 सितंबर को हम करें। उन्होंने कहा जी हम हमेशा से वकील जो है, वकला जो है वो खड़े होते रहे हैं, अभी भी खड़े होंगे। तो उसमें मुझे अभी सियासत भी नज़र आ रही है। ये जो तकसीम है सियासी तौर पर वकला बिरादरी के अंदर, उसका असर अभी तक है। अक्रॉस दैट डिवाइड क्या वकला कम्युनिटी इकट्ठी हो सकेगी, नहीं हो सकेगी, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। वैसे तो कल पाकिस्तान बार कौंसिल के हसन रजा पाशा साहब ने इधर मेरे प्रोग्राम में भी ये फरमाया कि हम किसी किस्म की तहरीक चला सकते हैं। जिस तरीके से अदालती फैसलों की बेतौकीरी हो रही है वो कतन काबिल कबूल नहीं है। जहाँ पे आप तकसीम की बात करते हैं, आपको मुआशरे के हर तबकात में तकसीम नज़र आती है। वकला बरादरी की बात कर लें, सियासतदानों में बात कर लें, बहुत सारे जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उनके नज़रियात में भी आपको तकसीम नज़र आती है कि कहीं पे किसी को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ 2 साल पहले ज़्यादा नज़र आती थीं, अब बिल्कुल नज़र नहीं आती। तो ये मसला तो अक्रॉस द बोर्ड है। मुजम्मल सोहरावर्दी साहब, आज सूरत-ए-हाल इस तहज पे पहुँच गई है कि वकला कन्वेंशन के अंदर इस किस्म की बातें हो रही हैं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। ख़वातीन कारकुनों को पाकिस्तान के सबसे बड़े जो सूबे हैं उसकी जेलों में बंद किया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट उस हवाले से उनको रिलीफ नहीं दे पा रही। वहाँ पे ख़वातीन के नाम भी लिए गए, आलिया हमज़ा मलिक साहिबा हो जाएँ, खदीजा शाह साहिबा हो जाएँ, सनम जावेद हो जाएँ, तैयबा राजा, मुख्तलिफ ख़वातीन के वहाँ पे नाम लिए गए। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये तसलसल है 16 माह के दौरान जो कुछ होता रहा। क्या आप समझते हैं कि वाकई ही सिचुएशन इसी किस्म की है या फिर कुछ सियासी तौर पर भी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है? मैं समझता हूँ कि आप इसको 2007 वाली वकला तहरीक से बिल्कुल इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि तब पूरी जुडिशरी वकला के साथ खड़ी थी, जजेस रिज़ाइन कर रहे थे और वो अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े थे। लाहौर हाई कोर्ट, वो जिस भी हाई कोर्ट में जाते थे, इफ्तिखार चौधरी साहब वहाँ की, वो चाहे माजूल हो चुके थे, वहाँ के सिटिंग जजेस उनका इस्तकबाल करते थे। बार तो बाद में इस्तकबाल करती थी, पहले सिटिंग जजेस बाहर आते थे। मुझे याद है लाहौर हाई कोर्ट के 17 आए थे, बाकी हाई कोर्ट्स के तमाम जजेस जो हैं वो इफ्तिखार चौधरी के साथ आके खड़े हो गए थे। पूरी सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार चौधरी के साथ खड़ी हो गई थी। आज बंदियाल के साथ सारे खड़े हैं। आज क्या उम्र था, बंदियाल के साथ सुप्रीम कोर्ट के सारे जज खड़े हैं। मुतनादे तरीन चीफ जस्टिस है, इसके जरिए कौन बाहर निकलेगा? इसने हम ख्याल बेंच के जरिए पूरी पाकिस्तान की जुडिशरी को बदनाम किया है, इसके लिए कौन बाहर निकलेगा? आप इसका क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? ये तो अपने सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट नहीं बुला सकता इसकी रेस्टोरेशन की क्या? इसमें मुजम्मल साहब बात ये है ना कि जो यहाँ पे जो हम ख्याल बेंच वाला बयानिया था वो तो बहुत पीछे रह गया। क्या पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो हम ख्याल बेंच का हिस्सा हैं? क्या जस्टिस बाबर सत्तार हम ख्याल बेंच का हिस्सा हैं? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हम ख्याल बेंच का हिस्सा है? लाहौर हाई कोर्ट हम ख्याल बेंच का हिस्सा है? ये बात तो अब बुनियादी इंसानी हकूक पे आ गई है, किसी एक सियासी शख्सियत की बात तो नहीं है। सर, इंसाफ का निज़ाम यकसा निज़ाम इंसाफ के असूल पर कायम है। यहाँ मकबूल को गैर मकबूल पर, काले को गोरे पर, अमीर को गरीब पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। हम पाकिस्तान की अदालतों के फैसले यकसा निज़ाम इंसाफ के असूल के तहत देखते हैं। अगर ये इंसाफ पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातों को इस मुल्क की अदलिया ने दिया है तो तहरीक इंसाफ को दे दें। और अगर कैप्टन सफदर की 1 साल सजा हो और 3.5 महीने उसकी जो है अपील लगे ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इमरान खान की 15 दिन में लग जाए, तो सवाल उठेंगे कि उसकी भी तो इमरान खान से कम सजा थी, 3.5 महीने अपील क्यों न लग सकी? तो ये यकसा निज़ाम इंसाफ के असूल के तहत अदालतों के फैसले देखे जाएंगे। जब यकसा निज़ाम इंसाफ पे के तराजू पर पूरा नहीं उतरेंगे तो जानिबदाराना फैसले भी कहलाएंगे, हम ख्याल बेंच के फैसले भी कहलाएंगे और ये लाडले के लिए फैसले भी कहलाएंगे। ठीक, इसलिए ये हम इस तनाजुर में ना आप ना बहुत चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाय की प्याली का तूफान है। अगर आप कोई 2-4 कन्वेंशन करके उमरता बंदियाल के किसी फैसले के लिए राह हमवार करना चाहते हैं कि वो जाती दफा कोई एडवेंचर कर जाए, तो ये एक अलग सोच है कि उनको एडवेंचर के लिए हौसला दिया जाए, उनके पुष्ट पे जरा खड़े हो कि नहीं नहीं असी ताड़े नाल ना, तुसी एक एडवेंचर और करते हो, तो उसकी तो कोई नहीं है, उसके आगे लीगल ऑप्शंस मौजूद होंगे। लेकिन एडवेंचर इंसाफ नहीं होता, एडवेंचर ही होता है। असल में मसला ये है मुजम्मल साहब कि जब होटल के बाहर से या लॉबी से भी किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। जब 3000 छापे एक रात में मारे जाएं और पाकिस्तानियों के घरों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए, उस वक्त चाय की प्याली में तूफान आता है।
पर वही बात है कि अपने अपने देखने का एंगल है, जिस तरह मैंने अर्ज की कि तकसीम अक्रॉस द बोर्ड है। नहीं, जी अतर भाई वो जिनके होटल के आपने छापा मारा था, उन्होंने कोर कमांडर का घर नहीं जलाया था, उन्होंने जीएचक्यू का गेट नहीं तोड़ दिया था। 25 मई को कौन सा कोर कमांडर साहब का घर जला हुआ था? 25 मई को तो उस वक्त तो कोई ऐसी बात ही नहीं, 9 मई वाली थी नहीं, मैं पहले की बात, 16 माह का तसलसल की बात कर रहा हूँ। ये सिलसिला तभी शुरू हो गया था जब आपने मीर जाफर और मीर सादिक कहना शुरू कर दिया था। ठीक है, अपने पाक और फौज के सरबराहों को, जब आप जलसों में उनको मीर जाफर कहते थे और रात को उनके पांव पड़ते थे, जब आप जलसों में कहते थे कि हम उनके खिलाफ खड़े हैं, और फिर कामरान खान के इंटरव्यूज में कहते थे अगर उनको अगले इलेक्शन तक भी एक्सटेंशन मिल जाए तो हमें कोई इतराज नहीं है। तो ये जो दो अमली है ना, ये अदलिया के अंदर भी मौजूद है, बंदियाल साहब के बेंच में, उन्होंने बड़े हैदर वहीद साहब से फुल कोर्ट बना देते, जितने मर्जी फैसले करते, सारों को कबूल होता, पूरा पाकिस्तान क्या जुबान सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होता। ठीक है हैदर वहीद साहब, वो जिस तरह मुजम्मिल साहब ने भी कहा कि ऑब्वियसली अदलिया के अपने मसाइल भी हैं, और फिर उन्होंने जिक्र किया कि इफ्तिखार चौधरी साहब को जब उतारा गया था, जिधर वकला जाते थे, जहां काफिला जाता था, वहां जजेस इस्तकबाल करते थे। यहां से एक चीज तो ये थोड़ा सा शाइबा पड़ता है कि जब अपने ऊपर पड़ती है, किसी के ऊपर भी, किसी इदारे पे भी, तब वो बड़ा सीरियसली कैंपेन भी चलाते हैं, सीरियसली चीजों को टेकअप भी करते हैं। अब यहां पे एक फौजी अदालतों का मसला भी है, और उसमें इंसानी हकूक का मसला भी है। उसमें कुछ जज साहिबान बैठना भी पसंद नहीं करते, वो कहते हैं जी इस केस में तो हम बैठ नहीं सकते। तो आप समझते हैं कि ये चीज़ें इतनी सादा हैं कि कुछ जज साहिबान का कसूर है, या एक सियासी जमात का कसूर है, या ओवर द ईयर्स जो हमने कल्चर बना लिया है ये उसका शाखसाना है? देखिए, इस हद तक तो सोहरावर्दी साहब से मैं एग्री करूंगा कि वो जो लॉयर्स मूवमेंट थी वो एक आमिर के खिलाफ ज्यादा थी, उसमें सियासी पार्टियां सारी ही तकरीबन एक तरफ थी। ठीक है। और एक लीडरशिप क्वालिटी जो इफ्तिखार चौधरी साहब में थी, वो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं से भी बंदियाल साहब में है। लेकिन बंदियाल साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो तो कहीं से भी सेंटर हैं इस लॉयर्स कन्वेंशन का, बिल्कुल भी। मेरे नहीं ख्याल के बंदियाल साहब की तरफ कोई देख भी रहा है फॉर लीडरशिप। तो ये भी बात पे, ये प्रेमिस से भी मैं डिसएग्री करता हूँ कि यहाँ पे कोई बंदियाल साहब के लिए कोई मूवमेंट चलाने, मेरे ख्याल से बंदियाल साहब के लिए सही कह रहे सोहरावर्दी साहब कि उनकी अपनी बेंच पे नहीं कोई मूवमेंट चलाने को तैयार है, तो वो बंदियाल साहब की बात तो आप हटा दें। लेकिन ये है कि देखें, अब हम एक प्रॉब्लम में आ चुके हैं, और वो प्रॉब्लम क्या है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो है ज्यादती हुई, उनकी हुकूमत को, उनको खासकर एज प्राइम मिनिस्टर गलत हटाया गया, एक साजिश के जरिए से हटाया गया, उनको जेल में डाला गया, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको कैंपेन करने से महरूम किया गया, और इलेक्शन उनसे छीना गया। अब ये सब कुछ हो चुका है, अब इसका अजाला भी होना चाहिए। लेकिन क्या इसका अजाला ये सारी चीजें दोहराने से होगा, या इसका अजाले की कोई जो है सूरत और तरीका अलग होना? आज नवाज शरीफ साहब पे जिस तरह मुकदमे कायम है या वो डिस्क्वालीफाइड हैं, ये बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। अजाला ये होना चाहिए था, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो चुकी होनी चाहिए थी, उनको भरपूर तरह से सियासत करने की जो है वो अब से बहुत पहले से इजाजत होनी चाहिए थी, और उन पे मुकदमे जो है सियासी बुनियादों पे बनाए गए थे, वो सब खत्म होने चाहिए। अब करप्शन हो ना हो, उन पे नीयत उन पे जो है मुकदमे बनाने की खालिसतन सियासी थी। अब लेकिन प्रॉब्लम अब हमारे साथ ये आ गई है कि इसका अजाला जिस तरह से होना चाहिए था वो ये था कि सियासी तौर पे भी, फिर ये तो एक तो लीगली उनके केसेस खत्म होते, वो फाल होते पूरी तरह, आज से बहुत पहले होते, लेकिन सियासी तौर पे भी ये होना चाहिए था कि पाकिस्तान के अवाम इसका अजाला इस तरह से करते कि उनकी अच्छी भली हुकूमत या प्रीमियरशिप को जिस तरह उनसे छीना गया, उसके अजाले में उनको आज भरपूर वोट पड़ते। अब प्रॉब्लम लेकिन ये हो गई है कि इस वक्त नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव एक बिल्कुल ही मेरे ख्याल से अंडरवेलमिंग और फेलियर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक कह लें चलें फेल्ड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब उतरते हैं तो नैरेटिव ये बनने की जगह कि वो एक फेल्ड प्राइम मिनिस्टर थे, नैरेटिव उन्होंने जीत लिया। प्रॉब्लम ये हुई है कि सियासत सारी इमरान खान ने ले ली, और जो सारा अजाला सियासी तौर पे होना था मियां साहब का, वो हो नहीं पाया, ना लीगली हो पाया, क्योंकि आज तक वो बाहर बैठे हैं, उनको डिस्क्वालीफाइड है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और सियासी तौर पे जो अजाला होना चाहिए था वो क्योंकि पुअर जो है वो स्ट्रैटेजी थी पीएमएल नून की, 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आइकॉन बना दिया इमरान खान को, जो एक फेल्ड प्राइम मिनिस्टर था, खुद ही ठुड्डे मार के उसे साल में निकाल देना था अवाम ने। लेकिन
पीएमएल नून की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ने, सारे ट्रेंड्स ने इतना उन पे फोकस करके उनको एक आइकॉन बना दिया। ठीक। और मेरे ख्याल से अब हम यहाँ खड़े हैं कि जो सियासी अजाला जो होना चाहिए था मियां साहब के हक में, वो क्योंकि खान साहब ने पॉलिटिकल नैरेटिव अब ले लिया सारा, तो वो उस तरह से होता नजर नहीं आ रहा। तो अब दूसरा तरीका ये कि पलड़े इस तरह बराबर किए जाएं कि खान साहब के साथ भी वही हो जो मियां साहब के साथ ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ गए। ठीक है। बैरिस्टर शाम साहब, आपने सुना मुजम्मिल साहब ने फरमाया कि चाय की प्याली में तूफान क्रिएट करने वाली बात है, इंसानी हुकूक की इतनी खिलाफ वर्जियाँ नहीं हो रही, पहले माजी में भी यहाँ पे बहुत कुछ होता रहा, अब ये जो सारा कुछ एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, ये महज एक सियासी बयानिया तो हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हर शहरी के आइन और कानून के मुताबिक उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है और अनवारुल्लाह काकड़ साहब की हुकूमत मेक श्योर कर रही है कि 16 महीने में जो PDM की हुकूमत ने किया था उसी तरह हम आइन को बालादस्त रखें। आप एग्री करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बात की थी वो साबित हो गई ना। मैंने आपसे यही कहा था, तकसीम की बात की थी, सियासी बुनियादों पे तकसीम की बात की थी, और मैंने आपसे ये कहा था कि जो मेन स्ट्रीम नेशनल पॉलिटिक्स है, ये PMLN या PDM और PTI की, वो वकला बिरादरी में भी है, और वकला बिरादरी में वो बहुत गहरी इस वक्त पेवस्त हुई है, और यही वजह है कि वकला बिरादरी के अंदर तकसीम है। अब उस तकसीम की रिफ्लेक्शन आपको उस गुफ्तगू में नज़र आई है जो अभी थोड़ी देर पहले हुई है। तो अब देखे ना, वो उन्होंने कहा कि इफ्तिखार चौधरी जो है उसके तो जजेस आके रिसीव करते थे, चीफ जस्टिस बंदयाल को कौन रिसीव करेगा? चीफ जस्टिस बंदयाल का तो मामला ही नहीं है, वो कौन सा, उनको तो नहीं निकाल दिया गया। इफ्तिखार चौधरी को तो निकाला गया था आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी में। तो बंदयाल साहब तो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हाँ तकरीरें कुछ की हैं, PDM ने कंटेनर लगाए हैं, कुछ धमकियां दी हैं, घर भेजने का कहा है, सैलरी वापस करने का कहा है, लेकिन वो अपनी सीट पर बैठे बतौर चीफ जस्टिस काम करें, तो उनकी रेस्टोरेशन का तो मामला ही नहीं है, तो वो क्यों बाहर निकलेंगे? एंड दिस इज नॉट अबाउट चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, एंड दैट वाज आई सपोज आल्सो नॉट अबाउट चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, इट वाज अबाउट द रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ। तो ये जो गुफ्तगू कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अब ये सियासी बुनियादों पे उस गुफ्तगू का स्पेक्ट्रम आप देखें कि कितना नैरो है। मतलब कि उनका सारा फोकस उमर अताब बंदयाल पे या उसके फैसलों पे, और वो किस तरह से सियासी फैसले हैं उसके ऊपर है। अब उससे हट के कानून की बालादस्ती का क्या हो रहा है, आइन का क्या हो रहा है, इंसानी हकूक का क्या हो रहा है, सियासत का क्या हो रहा है, जमहूरियत का क्या हो रहा है, इज नन ऑफ द बिजनेस ऑफ द पॉलिटिशियंस दीज डेज। अभी तक जो इसके विक्टिम नहीं है, हाँ ये उस दिन खड़े होंगे या बात करना शुरू करेंगे, या उस दिन इन्हें जमहूरियत और इंसानी हकूक और ये चैंपियंस बनेंगे दोबारा, जिस दिन ये खुद इफेक्ट होंगे। ठीक। मुशर्रफ साहब के दौर में, ये अभी हैदर साहब भी कह रहे थे ना कि इफ्तिखार चौधरी में बड़ी कायदाना सलाहियतें थी। मैं नहीं इत्तेफाक करता कि इफ्तिखार चौधरी ने क्या किया था। बाहर निकल आए थे, हाँ जी, उनको थोड़ा वो मैन हैंडल किया गया था, बालों से पकड़ा गया था, उसके बाद वो वॉज दैट इनफ? आई डोंट थिंक सो सर। मटीरियल कंडीशंस ऐसी डेवलप हो गई थी कि ये तमाम सियासी जमातें, जिनमें से कुछ नजरियाती बुनियादों पे और कुछ जाती बुनियादों पे उस वक्त एंटी मुशर्रफ हो चुकी हुई थी, तो इस वजह से इनका एक गठजोड़ हो गया था, और उसके बाद फिर वकला भी अक्रॉस डिवाइड जो है इकट्ठे हो गए, और वो वकला मूवमेंट। तो जब तक इस चक्की में सब नहीं पिसेंगे जिनका जिस जिस सियासी जमात से ताल्लुक है, और लेट मी टेल यू कि थोड़ी फिक्र होना शुरू हो गई है ये PDM की जमातों में भी, बहुत सारी जमातों को मैं आपको बताऊं जी, PMLN को या पीपल्स पार्टी को, और वो हवाओं के रुख बदल रहे हैं, और ये हो रहा है और वो हो रहा है, और केयर टेकर सेटअप की तवालत, और वो JUIF वालों के भी बयानात अगर आप देखें, तो अगर जब इस तरह की कोई सिचुएशन बन गई और इन्हें लगा कि अब तो हमारी ताकत, हमारी सियासत जो है वो स्टेक पे लग गई है, या हमारी गिरफ्तारियां होने लगी हैं, या हमारे खिलाफ केसेस होने लगे हैं इन द नेम ऑफ अकाउंटेबिलिटी और एनी अदर थिंग, फिर याद आएगी सबको, ठीक है, इंसानी हकूक भी, आइन भी, कानून की बालादस्ती भी, वकला तहरीक भी, फिर भूल जाएंगे बंदयाल,
का क्या रोल है, उसके चंद फैसले क्या कहते थे, फिर ये नजरियात की बात करेंगे। अभी ये जात की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम ये फर्क है, ये जब तक नहीं होगा तब तक आप देखें आप इसी तरह की गुफ्तगू। ठीक है बैरिस्टर साहब, इधर वक्त तो छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से आएंगे तो जो सियासी किरदार है इस वक्त सियासी जमातों का, और अक्सर जमातें इस वक्त लगता ऐसे है कि कहीं ना कहीं वो ये तासुर देना चाहती हैं कि जनाब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। और दूसरी तरफ जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी 9 मई के वाक़यात के हवाले से कुछ बातें की हैं। थोड़ा सा इसका जो तारीखी तनाजुर है उस पर बात करेंगे। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, पिछले दिनों निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 मई के जो वाक़यात थे वो साजिश थी बुनियादी तौर पर आर्मी चीफ के खिलाफ। इसी तरह की बात शहबाज शरीफ साहब भी कर चुके हैं। अगर आप माजी में चले जाएं तो हमने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का त्यारा हाईजैक कर लिया गया, वो भी एक आर्मी चीफ थे। अगर आप उससे भी पीछे चले जाएं, 70s में चले जाएं, तो जनरल गुल हसन के जो वाक़या था वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है कि किस तरीके से उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। तो ये क्या वजह है कि सियासी जमातें, कोई भी सियासी जमात हो, ये क्यों बार बार जाके लड़ते हैं इस्टेब्लिशमेंट से? मैं इसका जवाब आपको देता हूं, लेकिन मैं पहले एक और बैरिस्टर साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, मैंने पहले भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि जब तक अदलिया के फैसले यकसां नहीं होंगे उन पर सवाल उठेगा। अगर इमरान खान ने आइन तोड़ा, अदम एतमाद के दौरान असम्बलियाँ तोड़कर आर्टिकल 5 अपोजिशन पे लगाकर और सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ी दे दी, तो ये बेचारे डीसी पर फर्द जुर्म आयद करके बाबर सत्तार ने कौन सा तीर मार लिया? मेरा मतलब है कि जो आइन तोड़ता है उसको तो आप बेल आउट पैकेज दे देते हैं। तौहीन अदालत की दरख्वास्त इमरान खान के ऊपर पड़ी है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ है। टोटल आप समझते हैं ये जो एमपीओ है ये होता रहे, लोग जेलों में जाते रहे और उसके ऊपर अदलिया इसी तरह खामोश बैठी रहे? अब फिक्स करने के आज तक अदलिया उस पर उसकी डेट फिक्स करने के लिए तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूँ यकसा करना चाहिए, पानी नीचे था नहीं आना चाहिए, आई वॉश ना करें। जिसने आइन तोड़ना बड़ा जुर्म है या 3 एमपीओ लगाना बड़ा जुर्म है, ये भी तो फैसला करना पड़ेगा ना। आर्टिकल 5 लगाना ऑपोजिशन पे बड़ा जुर्म है या किसी को 3 एमपीओ में बंद करना ज्यादा बड़ा जुर्म है? ये फैसला भी तो मसला ये है ना कि आइन तो उस वक्त भी टूट गया ना जब आपने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना, इलेक्शंस नहीं करवाए। वो तो एक लंबी बहस है ना, सियासी बहस है, पर जो शख्सी आजादियां हैं वो देखें अतर आदमी साहब, जब आप कोई गलती आपको बताई जाए, आप माजी की गलतियों से अपनी गलती जस्टिफाई करने की कोशिश ना किया करें। यदि आज हमने अगर आप बाजवे को गालियां निकालनी हैं, आज अगर हमने आसम मुनीर को गालियां निकाली हैं, तो कुल हसन को भी तो निकाली गई थी, मुशर्रफ के साथ ये तो मुजम्मिल भाई, सॉरी मुजम्मिल भाई, ये तो मुजम्मिल भाई एक क्वेश्चन ले लें, ये तो एग्जैक्टली आपका आर्ग्यूमेंट, आप यही तो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं क्योंकि वहां पे ये हुआ था लिहाजा ये भी ऐसा होना चाहिए। अब जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने फैसला दिया वो तो बड़ा जबरदस्त फैसला है, पाकिस्तान के अवाम के जो आईनी हकूक है उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, उसको हम कैसे इक्वेट कर सकते हैं कि जो सियासी मुकदमात में गड़बड़ हुई? नहीं, मैं नहीं मानता ना ये बात। अच्छा, ये मेरी राय नहीं, ये आपका मौकफ है ना। बिल्कुल दुरुस्त। मेरा मौकफ ये है कि अदालत, देखें इस मुल्क में बुनियादी हकूक तब भी मुतासर हो गए थे जब आपने एक लीडर पर 15 किलो हीरोइन डाल दी थी। उस दिन तो इस अदलिया के अंदर कोई हलचल नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। आज ये कह रहे हैं कि मेरा मतलब है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है, ये अदलिया उसको रेमेडी देने के लिए तैयार है। सारी रेमेडी अगर दूसरे हमारे क्वेश्चन पे आ जाए मुजम्मिल साहब, आप कि ये क्यों हर कोई क्यों इस्टेब्लिशमेंट से क्यों लड़ते हैं ये सारे, उसको उस पर अगर आप आ जाए। फर्क है, आप इसको, मैंने पहले भी एक दिन पहले कहा कि आप बाकी वज़ीर आज़म और इमरान खान का इस तरह मुवाजना ना करें। ठीक है, बाकी वज़ीर आज़म की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई और है, इमरान खान की और है। इमरान खान की लड़ाई ये है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे वापस रख लें। वो कोई पाकिस्तान के आईनी हकूक या आइन की बालादस्ती के लिए एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ा, वो ये लड़ा है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, आप मेरा सीवी दोबारा एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि मैं आइन की बालादस्ती के लिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ा हूँ, वो तो जॉब हासिल करने के लिए दोबारा लड़ा है। हाँ, नहीं तो बाकी सारे जो कहते थे सड़कों पे निकल के कि मुझे क्यों निकाला, तो वो किसी और की जॉब लगवाने के लिए उन्होंने कैंपेन चलाई थी। और लड़ाई क्या इमरान खान साहब ने कुछ जापानी जुबान में की थी? वो देखें जो जवाब मांगते थे, जिन्होंने त्यारा आर्मी चीफ का त्यारा अगवा कर लिया मुबैना तौर पे, तो वो भी तो देखें लड़ाई तो हुई थी। नहीं, नवाज शरीफ ने, बेनजीर ने बतौर वजीर आजम एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की है, निकल कर नहीं की। आखिरी दिन तक तो इमरान खान साहब बूट चाटते रहे हैं। उस वक्त तो एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं थे कि मेरे इख्तियारात तलब हुए हैं। रिमोट कंट्रोल
गुड्डी का बाबा बना हुआ था, निकलने के बाद ही सारा सच याद आया ना, दोबारा बिठा दें फिर गुड्डी का बाबा बन जाएगा। जिस तरह ये पीडीएम वाले, अच्छा ये पीडीएम वाले आप समझते हैं कि इन्होंने बड़ी, ये जो पीडीएम वालों का निजाम था। आपने मुझसे बात इमरान खान की है, मैंने जवाब इमरान खान का दिया आपको। ठीक है, ठीक है, आपने वो जवाब तो नहीं दिया, पर आपने इतना बता दिया कि इमरान की लड़ाई डिफरेंट थी और वो जो बाकी जो लड़ाई थी वो सुनू पे थी। बैरिस्टर साहब, हमने जिस तरह पहले भी मैंने अर्ज की कि सारी सियासी जमातें जो है उनकी तारीख रही है कि वो कहीं ना कहीं जाके इस्टेब्लिशमेंट से उनका मसला बन जाता है। तो क्यों करती हैं सियासी जमातें ऐसे? और फिर मुजम्मल साहब ने यह भी बता दिया कि लड़ाइयों को आप एक नज़र से नहीं देख सकते, हर चीज़ का अपना एक कॉन्टेक्स्ट है, अपना तनाजुर है। इसका तो बड़ा तफसीली जवाब हो सकता है अतर भाई के ये लड़ाइयाँ क्यों होती रही हैं, और हर दौर के अपने डायनामिक्स हैं, और उसमें सिर्फ सियासी जमातों की बात नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का भी अपना एक रोल है, अपना एक किरदार है, उनकी भी अपनी एक पॉलिसी रही है, डायरेक्ट डिक्टेटरशिप्स भी रही हैं इस मुल्क में 35 साल के करीब, मार्शल लॉज भी रहे हैं, और जब नहीं रहे हैं तो डेमोक्रेटिक रजीम्स रहे हैं, तो उसमें भी पावर स्ट्रगल के लिए एक टसल रही है सियासत, पार्लियामेंट और सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन। तो वो तो पूरी एक हिस्ट्री है, उसका एक पूरा तनाजुर है, और उसमें जो बुनियाद है वो मेरे ख्याल में पावर गेम ही है सबसे ज़्यादा जो नज़र आती है। लेकिन दूसरी बात ये कि जैसे मिसाल के तौर पे अभी ये फरमा रहे थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आइन तोड़ा था तो वो बड़ा जुर्म था, या 3 MPO बड़ा जुर्म है। देखिए, अगर वो आइन तोड़ा था ना, तब इमरान खान ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना करवा के, या स्पीकर ने नेशनल असेंबली के, तो हमने तो उस वक्त भी उसी के खिलाफ बात की थी कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग करवाना आइन का तकाजा है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको दुरुस्त भी कर दिया था। और जिन बंदयाल साहब के हवाले से अभी कहा जा रहा था कि ये क्या चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ही किया था और उसको बड़े अच्छे थे, और वो पीटीआई को गिला था कि रात को 12 बजे अदालतें खुली हैं और 100 मोटो नोटिस हो गया, तो खुली थी ना अदालतें 12 बजे, और खुद नोटिस भी हुआ और उसको दुरुस्त भी कर दिया गया, तो वो तो हो गया। अब तोड़ना जो है, आइन की खिलाफ वर्जी करना इज नॉट आर्टिकल 6, इस कंफ्यूजन को ठीक करें। आर्टिकल 6 इज सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर कोई आइन को तोड़ता है, मिसाल के तौर पे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करता है, पार्लियामेंट को टेक ओवर कर लेता है, वो आइन तोड़ना है। अच्छा, आइन की किसी शिक की खिलाफ वर्जी या कानून की करना, उसमें आप उस अमल को कलदम करार दे देते हैं और उसको दुरुस्त कर देते हैं। ये रिट पिटिशन जितनी कोर्ट्स में फाइल होती हैं रोजाना, इसी बुनियादों पे होती है ना, सरकारी महकमों के खिलाफ। तो वापडा ने आइन तोड़ा, या पुलिस ने आइन तोड़ा, या एंटी करप्शन ने आइन तोड़ा, या कानून तोड़ा, तो सब ने आइन तोड़ा, तो आर्टिकल 6 तो नहीं लगता। वो आइन की खिलाफ वर्जी होती है जिसको सेटिसाइड किया जाता है, कलदम करार दिया जाता है, और फिर दुरुस्त कर दिया जाता है और रिलीफ दिया जाता है विक्टिम को। ये हो गया। अब इसी तरह 3 MPO है, लेकिन उसको भी दुरुस्त करना। लेकिन आप वही बात कि आप एक सियासी बुनियादों पे एक अमल को तो आप उसकी मजम्मत कर रहे हैं आइन तोड़ने के मुतरादिफ, और दूसरी तरफ आप कहते हैं ये तो कोई मसला ही नहीं है। तो बात वही है कि जब तक आपके साथ नहीं हुआ या होगा तब तक वो कोई मसला नहीं। आपके हरीफ के साथ हो रहा है तो वो बेहतरीन हो रहा है, आपके साथ होगा तो वो मसला होगा। जब तक ये हिपोक्रेसी खत्म नहीं होगी तब तक मसले हल नहीं होंगे मेरे। ठीक है। हैदर वहीद साहब, अब इसमें जिस तरह ये एक थीम बार बार सामने आती है कि अदालत आपके हक में फैसला दे तो अदालत बड़ी अच्छी, तहरीक इंसाफ वाले भी ये करते हैं, आपकी मुखालफत में कोई फैसला आ जाए तो बहुत बुरी। और अब अगेन यहाँ पे जिस तरह हो रहा है कि मुख्तलिफ मुकदमात का जिक्र भी हो रहा है, क्या आप समझते हैं कि ये वो जो पोलराइजेशन है ये उसी का शाखसाना है, या कहीं ना कहीं थोड़े से मसाइल भी हैं अदालतों के अंदर भी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और सियासी जमातों के साथ भी? नहीं, बिल्कुल हैं। और ये आप बात जो है नोट करें कि अगर मुदाखलत और गैर कानूनी और गैर आइनी मुदाखलत अगर अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना हो या ना हुई होती, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई मॉरल ग्राउंड होता किसी सियासतदान का कि वो जो है वो जलसों में जिस तरह की बातें की गई हैं जज साहिबान के हवाले से, जिनके मैं खिलाफ हूं बाय द वे, लेकिन वो फिर बातें नहीं होती। मुदाखलत हुई है, होती रही है, बारहा हुई है और आज तक होती है, इसलिए ये बातें होती हैं। तो इदारों को खुद भी देखना पड़ेगा कि वो भी फिर मुदाखलत जब होगी तो आगे से लोगों के मुंह खुलते हैं। जब मुंह खुलते हैं तो अच्छी बातें नहीं होती, जब मुंह खुलते हैं तो गैर कानूनी बातें भी होती हैं।
फिर आप FIR पकड़ के रिवॉल्विंग डोर से काटते रहते हैं, तो उससे मजीद फिर तनाव बढ़ता है। तो लिहाजा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सिर्फ ये सियासतदानों की लड़ाई नहीं है, बल्कि इदारों की तरफ से भी जो एक हिस्टोरिकल मुदाखलत रही है। अब आज जो जिस तरह से जस्टिस साकिब निसार साहब को याद किया जाता है, हालांकि वो एज ए जज एक काबिल जज थे, ठीक है, लेकिन जिन कलमात से उनको याद किया जाता है वो इसलिए क्योंकि वो मुदाखलत में मुलव्विस पाए गए हैं। ठीक, और पाए गए से मैं कोई ये नहीं कह रहा कि कोई अदालती हुक्म के जरिए से पाए गए हैं, बट एक कॉमन विजडम जो बन गई है उनके बारे में वो ये है, और उसी तरह से ये वाहिद नहीं है जिनके हवाले से बनी है। तो जब मुदाखलत होगी तो लोगों के मुंह तो खुलेंगे, और मैं नहीं कह रहा कि उनके जब मुंह खुलते हैं तो कोई अच्छी बात होती है, बुरी बात ही होती है, लेकिन फिर मुदाखलत भी बुरी बात है और मुंह खुलना भी बुरी बात। हर किसी तो को बंद हो, मुदाखलत भी बंद। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया हैदर वहीद साहब आपने। हर किसी को अपने आईनी हदूद और जो कयूद है उनका ख्याल करना पड़ेगा, उसके अंदर रहते हुए अपनी ड्यूटीज अंजाम देनी पड़ेंगी। हैदर वहीद साहब, बैरिस्टर एहतशाम साहब, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।